नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर लगभग सभी चैप्टर को क्या कर दिया गया आपको, तो चैप्टर बाय चैप्टर जैक JCERT की किताब को पढ़ा दिया गया आपको। ठीक है, और यहाँ पर हिस्ट्री को लेकर के हम आए हुए हैं, तो हिस्ट्री सेशन लगभग यहाँ पर आपका समाप्त कर दिया गया। क्लास 6 to 10 तक का पूरा हिस्ट्री सेशन का चैप्टर बाय चैप्टर आपको समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है कि आप कितना सही कर पाते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़िए और जरूर बनाइए प्रैक्टिस सेट कितना बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रैश कोर्स के जैसा पूरा रिवीजन आपको करवा दिया जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखिए 6 से 8 के आप सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म भरे हैं या भाषा शिक्षक के लिए फॉर्म भरे हैं तो यह वीडियो दोनों के लिए है। और अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए GS के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जेटेट के लिए। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से वॉच से देखिएगा। और यह जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपको, यह आपको JCERT जैक की किताब का है और साथ में बहुत सारे राज्यों में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्व भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा और यहाँ से तैयारी करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, देखिए बाबर द्वारा, ठीक है, बाबर द्वारा यहाँ पर जो बाबर द्वारा आपका जो मुगल काल का जो नींव डाला गया, ठीक है, मुगल वंश। तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो बाबर के द्वारा, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी वंश को हरा करके यहाँ पर मुगल साम्राज्य का नींव डाला गया। ठीक है, मुगल वंश का नींव डाल दिया गया। तो यहीं से मुगल वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, जिसका संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन मिलेगा? बाबर मिलेगा, क्योंकि इन्हीं ने शुरुआत किया है। तो यहीं से शुरुआत होता है 1526 ईस्वी से। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किया और उसके बाद 1526 ईस्वी में क्या हुआ? खानवा का युद्ध। इस सभी युद्ध में कौन विजयी रहा है? बाबर विजयी रहा है। बाबर विजयी रहा है, बाबर ने युद्ध किया। ठीक है, देखिए बाबर ने 4 युद्ध किया और चारों युद्ध में विजयी रहा। यह दिमाग में बना लीजिएगा, बाबर ने 4 युद्ध किया और चारों युद्ध में विजयी रहा था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध भी बाबर ने किया और कब किया? तो 1527 ईस्वी में किया। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529 ईस्वी। देखिए चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने लगातार 4 युद्ध किया था। ठीक है, 4 युद्ध, पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। इसका ट्रिक के साथ भी हमने आपको यहाँ पर पूरा जब क्लासेज ले रहे थे बाबर का तो आपको दे दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भी आपको हम एक बार करवा दे रहे हैं जिससे आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ देखिए आपका 1527 हो गया, तो ये 1528 ईस्वी चंदेरी का युद्ध
हो जाएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528, 1529, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में कौन हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में कब हुआ? खानवा का युद्ध। 1528 में कौन हुआ? चंदेरी का युद्ध। अब बच गया देखिए 1529। कब बच गया? 1529, ठीक है। तो 1529 में क्या हुआ? तो 1529 ईस्वी में आपको घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। चलिए हम इसका ट्रिक भी आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह से आप याद कर लीजिएगा। जो नए हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पहले से मिला हुआ है ये सारा वीडियो। सिर्फ यहाँ पर अब आपको विभिन्न चैप्टरों से छाट छाट के अलग अलग करके आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आप कहीं से भी प्रश्न मिले तो आप उसको सॉल्व कर सके। बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध का नाम याद रखने का कुछ ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। वो ट्रिक है आपको पान खा चल घर बाबर ना, बाबर। पान खा चल घर बाबर, उसका नाम बाबर है। आप भी किसी को कहते हैं जब दुकान में रोड पर कहीं खड़ा रहता है पान खाता है, अरे पान खा के चल घर, और उसका नाम है बाबर, ठीक है। ये सभी युद्ध में कौन किया? बाबर ने किया, इसलिए लास्ट में नाम बाबर लगा लीजिएगा। पान खा चल घर बाबर। पान से देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से देखिए खानवा का युद्ध, चल में च से देखिए चंदेरी का युद्ध, घर से देखिए घाघरा का युद्ध, ठीक है। यह युद्ध लगातार किया गया था बाबर की तरफ से, यह युद्ध लगातार बाबर की तरफ से किया गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 और चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो हम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बाबर सभी युद्ध में विजयी रहा, ये भी याद रखिएगा। बाबर जो है बहुत ही लड़ाकू था और वो बहुत ही अच्छी तरह से युद्ध का कूटनीति जानता था, इसलिए बाबर सभी युद्ध में विजयी रहा। दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल माना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत था उसके शासकों का काल कब से कब माना जाता है, ठीक है। 1206 से 1515, 1206 से 1526, 1306 से 1526, 1506 से 1526, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए 1526 तो भी आपको बताए हैं, यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध किया और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या क्या हरा दिया। अब दिल्ली सल्तनत यहाँ से समाप्त और मुगल वंश का नींव डाल दिया गया, ठीक है। तो ये 1526, 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था? अब देखिए यहाँ पर मुगल हम लोग देख रहे थे। अब दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या कोई नहीं, ठीक है। इस चारों में से कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो था वो आपका गुलाम वंश था, ठीक है। कौन था? गुलाम वंश था। अभी हम इसको याद करने का ट्रिक भी आपको दे देंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत के शासकों का वंश का क्रम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रखने का, देखिए ट्रिक भी आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। क्या है ट्रिक बनाया गया? दिल्ली सल्तनत का वंश कैसे कैसे क्रम से चला। तो याद रखिएगा, आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपने गलत जवाब दिया, ठीक है। आपने गलत जवाब दिया तो बहुत से लोग ये चीज़ आपको बोल देंगे, अरे यार जीके तुम्हारा शायद लो है, बहुत लोग इस बात को बोल सकते हैं। उसी पर यहाँ पर देखिए ट्रिक बना हुआ, जीके तुम्हारा शायद लो है पर। जी से देखिए गुलाम वंश, के से देखिए के खिलजी वंश, तू से देखिए तुगलक वंश और शायद से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। ये 5 वंश, 1 2 3 4 5, तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश यहाँ पर एक क्रम से है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम लोधी वंश था, ठीक है। ये क्रम आपको याद हो गया होगा, जीके तुम्हारा शायद लो है। इस तरह से आपको देखिए 1000 प्रश्न हम यहाँ पर तैयार करवाए हैं आप सभी को, ठीक है। 1000 प्रश्न इस प्रकार से ट्रिकी मेथड से करवा दिए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, हम तो बोलेंगे यहाँ से जुड़ करके देखिए, बहुत कम प्रश्न पढ़ के और बहुत अच्छा आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसका एक ही ऑप्शन है JCERT जैक की किताब, जहाँ से आपको 10 प्रश्न, अगर 500 प्रश्न पढ़ते हैं तो वहाँ से हो सके कि आपका 10-15 प्रश्न भीड़ भी जाए, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो इस तरह से क्रम आपने देख लिया। अगला है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, ठीक है। बीरेश को, करेश को, हरिश्चंद्र को, मूलचंद्र को, ठीक है। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था उसका संस्थापक जो थे वो हरिश्चंद्र थे। कौन थे? हरिश्चंद्र थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? उस्ताचल, विजयालय, परासिलक्रम या कोई नहीं, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था आपका यहाँ पर विजयालय था, ठीक है। कौन था? विजयालय था।
चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णराज प्रथम, कृष्णराज द्वितीय, राजराज प्रथम या सभी? ठीक है, तो चोल वंश के राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा है, उसको माना जाता था राजराज प्रथम को। किसको माना जाता था? राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया? वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। देखिए, ये जो महाभारत की रचना आपको बता देते हैं, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, इसको कम नहीं आकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महर्षि वेदव्यास इसके जो है रचयिता है। ये यूपी टेट में तो अब तक आपको बता रहे हैं कि 4 बार आ गया है, ठीक है। बिहार टेट में 1 बार दिया ही है, सीजी टेट में भी 1 बार दिया ही है, तो ये बहुत जगह दिया हुआ प्रश्न है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? कौरव एवं पांडव का, कौरव एवं राजवंश का, पांडव एवं मौर्य वंश का? कोई नहीं, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में जो है कौरव और पांडव का वर्णन है, ठीक है, कौरव और पांडव का वर्णन है। कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था? कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ था? इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमने नहीं दिया है, सिर्फ इसी तरह से बता दिया है। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ था। इसमें पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है? पिटक, त्रिपिटक, कांची या रामायण? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो होता है वो आपका त्रिपिटक है। ये भी प्रश्न आपका बिहार में 2 बार आया हुआ है, बिहार में 2 बार अब तक आया गया है, ठीक है। आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे? कालिदास, सूरदास, अबुल फजल या टोडरमल? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जो इसमें थे वो आपका कालिदास थे, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? प्रश्न अभी तक के यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है, 1001 से ज़्यादा बार आपको पूछ दिया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को आप एकदम टारगेट में रखिएगा। यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट सब में पूछा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? यहाँ पर कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने, याद रखिएगा, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? बताना है। प्रश्न आपको ये भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में 500 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है, ठीक है। हरियाणा में आपको पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, पंजाब में पूछा गया है और यहाँ पर उत्तराखंड में पूछा गया है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया था। कहाँ बनाया था? कनौज को बनाया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कनौज को बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक, अशोक वर्धन, देवनाम प्रिय या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक का नाम पुराण में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है पुराणों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित है? ठीक है, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर किस देश हो गया है, देश हो गया है, किस राज्य होना चाहिए था, किस राज्य में स्थित है, गलत हो गया है। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं, ठीक है। तो कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़, बकरी, हाथी या घोड़ा? तो कलिंग देखिए प्रसिद्ध था, वो आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था कलिंग को, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया? 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, ठीक है। तो अशोक ने अपने शासन का जब 9वां वर्ष पूरा किया तब वह कलिंग पर आक्रमण किया था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध के गृह त्याग को घटना को क्या कहा जाता है? देखिए, बुद्ध से एक प्रश्न जो है आपको हर बार निकल के आ रहा है, ठीक है। बुद्ध से हर बार एक प्रश्न आपको निकल के आ रहा है, आपको भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है?
महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। ठीक है, तो बुध का जो गृह त्याग का घटना है उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये आपको हुआ था बोध गया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उरेवला नदी, निरंजना नदी, सोन नदी या कहाँ? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जिस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपका निरंजना नदी या फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बरगद, सखुआ, पीपल या कोनी? ठीक है, तो बुद्ध को यहाँ पर पीपल वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? देखिए, दोनों के बचपन का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछ रहा है कि महावीर के बचपन का नाम और यहाँ पर बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है, तो महावीर के बचपन का नाम तो वर्धमान था और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, दोनों का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग को। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी? ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, यशोदा और यशोधरा दोनों नाम है, याद रख लीजिएगा। अगला है, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा या प्रियदर्शना? तो महावीर की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रियदर्शना दिया गया है, ये प्रियदर्शना हो जाएगा। महावीर को किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, महावीर को किस वृक्ष? साल वृक्ष, पीपल वृक्ष, बरगद या नीम वृक्ष? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बुद्ध थे, बुद्ध उनको पीपल वृक्ष के नीचे, और यहाँ पर जो महावीर हुए, महावीर उनको साल वृक्ष के नीचे, दोनों का, बुद्ध और महावीर का, यहीं से आप कंपैरिजन करते, तुलना याद करते चलिए, क्योंकि एक प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज? ठीक है, तो ऋग्वेद में किस नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है? देखिए, गंगा नदी का 1 बार और जमुना नदी का 3 बार ना, 3 बार उल्लेख हुआ है जमुना नदी का। ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूं, धान, दाल, धान या कोई नहीं? ठीक है, ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन जो था वो आपका जौ और गेहूं था। क्या था आपका? जौ और गेहूं था। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक? ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के लोगों का जो आजीविका का साधन था वो आपका पशुपालन था। क्या था आपका? पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी? ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में जो पशु का महत्व था वो आपको गाय का था। तो इस तरह से अभी प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है एग्जाम तक। एग्जाम देखिए बहुत जल्द हो सकता है आपका। एग्जाम के लिए कभी भी ये सोच के नहीं चले कि एग्जाम अभी नहीं होगा, जब एग्जाम आएंगे हम तभी तैयारी करेंगे। जो भी दूसरी वीडियो को देख रहे हैं अभी जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपको क्रैश कोर्स के जैसा यहाँ पर सभी चीज़ करवाया जा रहा है। तो अभी अगर आप जुड़ करके करते रहते तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए और दोनों के लिए 700 रुपये। तो अभी जुड़ेंगे। और एक और नोटिस है, जो शिक्षक द्वितीय आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि द्वितीय आकलन परीक्षा आपको जेटेट से पहले संपन्न हो। देखिए, आप सभी के लिए जो शिक्षक यहाँ पर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए द्वितीय आकलन परीक्षा का फॉर्म जो है भरा जा चुका है और अभी भरा भी जा रहा है, डेट पर एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो आकलन परीक्षा में जो 101% सफलता और अपना परचम लाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अगले बार यहाँ से स्कोर जो है 99% सफलता का सीढ़ी लगा है। ठीक है, और वो भी जेटेट जैक की किताब से आया हुआ प्रश्न था। बहुत से चैनल ने बहुत तरह का पढ़ाया, लेकिन कहीं किसी का कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, लेकिन प्रश्न को भिड़ने और प्रश्न को पकड़ने के लिए आप सिर्फ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें जैक और JCERT की किताब को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप सभी अभी देखिए, देखने के बाद वीडियो अब जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर देखिए दिया गया है 9631054226 पर
आप जा कर के संपर्क कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़ेंगे और ज़रूर यहाँ पर जो है आप जल्द से जल्द संपर्क करेंगे, क्योंकि देखिए आकलन परीक्षा जो है वो जेटेट परीक्षा से पहले होगी। क्यों? क्योंकि अभी जेटेट परीक्षा में यहाँ पर संशोधन किया जाना बाकी है, और जबकि आकलन परीक्षा में कोई भी संशोधन करना नहीं है। इसलिए अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें।